गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया था कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में, जहां हमने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने का कोशिश किया था। कम्युनिकेशन साइकिल एक ऐसा लूप होता है जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप सारे कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, जिसको कि मैंने आपको अच्छे से बताया था। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, जिसमें पहला टॉपिक होता है सेंडर। सेंडर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी मैसेज या आइडिया को किसी दूसरे को सेंड करता है। अब उसके बाद आता है आइडियाज़ और मैसेज। तो आइडियाज़ और मैसेज का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़, भले वो रिटन हो, चाहे वर्बल हो, चाहे नॉन वर्बल हो, कुछ भी हो, उसको किसी दूसरे को भेजा जाए, या कंटेंट। उसके बाद आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का सीधा सा मतलब होता है कि आप मैसेज को अगर डायरेक्टली किसी को सेंड करोगे तो हो सकता है कि वो मैसेज कोई और बीच में सुन ले या पढ़ ले, तो वो उसको चोरी कर सकता है या उसका मिसयूज कर सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए एक एनकोडिंग का प्रोसेस अपनाया जाता है, जिसमें कि मैसेज को कुछ कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि अगर किसी दूसरे के हाथ गलती से वो लग भी जाए तो भी उसको उसका एक्चुअल मीनिंग पता ना चल पाए और वो उसका मिसयूज ना कर पाए। अब उसके बाद होता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है आप कौन से चैनल के थ्रू अपने मैसेज को, या सेंडर कौन से चैनल के थ्रू अपने मैसेज को रिसीवर को भेजना चाहता है। वो पोस्ट कार्ड हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद आता है रिसीवर। तो रिसीवर वो व्यक्ति होता है या वो पर्सन होता है जो कि मैसेज को रिसीव करता है। अब उसके बाद है डिकोडिंग। तो जब रिसीवर के पास वो मैसेज आता है तो वो मैसेज इनकोडेड फॉर्म में आता है, कोड्स में, जिसको कि रिसीवर समझ नहीं पाता। तो उसको एक्चुअल मैसेज को जानने के लिए वापस से उस मैसेज को डिकोड करना पड़ता है, वापस से उसको कोड्स से नॉर्मल मैसेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको हम डिकोडिंग कहते हैं। और उसके बाद आता है फीडबैक। जब पढ़ लेता है प्रॉपरली रिसीवर, उस मैसेज को समझ लेता है, तो फिर वो रिस्पॉन्ड करता है सेंडर को कि मुझे क्या बोलना है इसके बदले में। इसी को बोलते हैं हम फीडबैक। अब आते हैं हमारे नए टॉपिक पे, जिसका नाम है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब कि सीधा सीधा अगर हम देखें तो आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हो। इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभावशाली। आप जो कहना चाहते हो वो एक्चुअली रिसीवर तक पहुँचे और बहुत अच्छे से पहुँचे। ठीक है। तो कम्युनिकेशन कैन बी कॉल्ड इफेक्टिवली ओनली इफ़ द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज एज डिज़ायर्ड बाय द सेंडर। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन को हम इफ़ेक्टिव तभी बोल सकते हैं जबकि रिसीवर किसी मैसेज को ठीक वैसा ही समझे जैसा कि सेंडर उसको समझाना चाहता है। सपोज़ कि अगर मैं सेंडर हूँ और मैं रिसीवर, यानी कि आपको अगर समझाना चाहता हूँ 2+2 5 होता है, और आप समझते हो, और आप तक जब मैसेज पहुंचता है तो आप समझते हो 2+2 4 होता है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब मैं आपको 2+2 = 5 समझा सकूं और आप उसको समझ सको। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे कि हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इन्हें हम 7 पॉइंट्स बोलते हैं, और ये 7 पॉइंट्स हर चीज़ सी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम 7 सीज कहते हैं, या 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आइए एक बार हम इनके बारे में देखते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स जो आप मैसेज सेंड करना चाहते हो रिसीवर को, वो मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है। क्लैरिटी रिक्वायर्स दैट अ सिंगल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन कम्युनिकेशन। मोर ओवर द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर इनफ सो दैट द रिसीवर कैन ईजिली अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द सेंडर। कहने का मतलब ये है कि सेंडर अगर किसी मैसेज को भेजता है तो वो क्लियरली रिसीवर को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। इसे हम क्लैरिटी कहते हैं। अब दूसरी चीज़ के बारे में आते हैं हम, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मीन्स जो मैसेज सेंडर रिसीवर को भेज रहा है वो मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैसेज आधा अधूरा है। ठीक है। कोई भी चीज़ छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट होना चाहिए मैसेज। अब उसके बाद आते हैं हम कंसाइजनेस पे। तो कंसाइजनेस का मतलब है कि एक्स्ट्रा डिटेल्स एंड वर्ड्स शुड नॉट बी देयर। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बातों को कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कहना चाहते हो सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट कहो, बिना मतलब का घुमा फिरा के या एक्स्ट्रा वर्ड्स को उसमें ऐड
नहीं करना है। अब आते हैं हम कंसीडरेशन पे। तो कंसीडरेशन का मतलब होता है कि आप जिसको मैसेज भेज रहे हो वो आपके माइंड में होना चाहिए और उसके हिसाब से आपका मैसेज रिटर्न होना चाहिए। सपोज़ कि अगर आप लोग उर्दू नहीं जानते हो और मैं आपको कोई मैसेज या कोई शायरी उर्दू में सुनाता हूँ, तो क्या वो आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जब मुझे पता है कि आपको उर्दू नहीं आती है तो आपको मुझे उर्दू में कोई भी मैसेज भेजने का कोई मतलब है ही नहीं। सीधा सीधा आप या तो हिंदी समझोगे या इंग्लिश समझोगे। तो जब मुझे पता है कि आप या तो इंग्लिश समझोगे या हिंदी समझोगे तो मैं आपको या तो इंग्लिश में ही मैसेज दूंगा या हिंदी में ही, अदरवाइज उस मैसेज का कोई मतलब ही नहीं है। अब आते हैं हम करेक्टनेस पे। तो करेक्टनेस का मतलब होता है कि जो मैसेज है वो बिल्कुल एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स को कंटेन किए हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी फेंक दिए, है ना, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम कॉन्क्रीटनेस पे। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है कि आपका जो मैसेज है वो पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। फिर से दुनिया भर की बातें उसमें अटैच्ड नहीं होनी चाहिए, बिना मतलब की फालतू की बातें या जो इनडायरेक्टली कहते हैं ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को बुलाना चाहते हो तो आप सिंपली बोलो कम हियर, और कोई सारीबाजी या कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आते हैं हम कर्टसी में। तो कर्टसी मीन्स शुड यूज़ पोलाइट वर्ड्स इनटू द मैसेज। कहने का मतलब ये है कि ये जो कर्टसी होता है ये बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज होता है, और बिजनेस कम्युनिकेशन में इसको इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि कर्टसी का मतलब होता है कि आपको, चाहे आप किसी से भी बात करो, आपको हमेशा पोलाइट वर्ड्स को, रेस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज करना है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक बार आप 7 Cs फिर से देख लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहला है क्लैरिटी, दूसरा है कंप्लीटनेस, तीसरा है कंसाइजनेस, चौथा है कंसिडरेशन, पांचवा है करेक्टनेस, छठवा है कॉन्क्रीटनेस एंड सातवां है कर्टसी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जिसका नाम है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब जब आप कम्युनिकेट करते हो तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, इनको हम बोलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर्स मतलब होता है, फिजिकल बैरियर्स ऑकर्स ड्यू टू discrepancy in the perception of the receivers or the sender. Some of the emotional or physical barriers include prejudices or pre-evaluation of information before it is actually received. Another obstruction that results from psychological consideration is selective listening, selective retention and selective transfer of information. ठीक है, फिजिकल बैरियर्स में ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि आप, मतलब अगर आपने किसी के बारे में मान लिया है कि वो बुरा है तो वो कुछ भी बोले, कितना भी अच्छा बोले, आप हमेशा आपको यही लगेगा कि ये बंदा तो सही बोल ही नहीं सकता, ये कुछ गलत ही बोल रहा है। ठीक है, सेलेक्टिव अप्रोच। अगर कोई आपको अच्छा लगता है, भले ही वो अच्छा ना हो, लेकिन अगर वो आपको अच्छा लगता है तो उसकी हरकतें आपको अच्छी लगेंगी। ठीक है, और प्रिजुडिसेस मतलब आपने जिसके बारे में जैसी धारणा बना के रखी है वो हमेशा आपको वैसा ही लगेगा। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है तो वो आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा, चाहे वो हो या ना हो। कोई बुरा लगता है तो वो हमेशा बुरा ही लगेगा, चाहे वो हो ना हो। इन सब चीज़ों को हम फिजिकल बैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए किसी ऐसे एम्प्लॉय से कुछ कहना है, क्या कोई मैसेज भेजना है उसको जो कि आपको अच्छा नहीं लगता, तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में बुरा सोचोगे, आप कुछ भी मैसेज भेजने से पहले 10 बार सोचोगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर्स। उसके बाद आता है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स में बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं: एटीट्यूड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। ये बेसिकली पर्सन स्पेसिफिक बैरियर्स होते हैं, इसलिए हम इनको पर्सनल बैरियर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ही ख़राब होता है, वो मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे उनसे बड़ा कोई हीरो तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एटीट्यूडनल बैरियर्स या एटीट्यूड बैरियर। अब उसके बाद आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कई सारे बच्चे आपको अपने क्लास में ही देखने मिल जाएंगे जो कि कुछ भी बोलने से पहले हिचकिचाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब लैक ऑफ मोटिवेशन, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें स्पार्क तो होता है लेकिन उनको प्रॉपरली मोटिवेट नहीं किया गया होता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी बोलने से कतराते हैं या आगे नहीं आ पाते। उनको मोटिवेट करना पड़ता है, तो ऐसे ऐसे में हम इसको बोलते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन। अब आता है उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये फिर से ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है ये बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी में देखा जाता है।
क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बैरियर है। अब यहाँ पे पहली चीज़ होती है स्टेटस। स्टेटस मतलब अरे मैं तो कलेक्टर हूँ इस ज़िले का, वो तो चपरासी है, तो मैं उससे कैसे बात करूँगा, ये मेरा अपमान है। इस तरह की चीज़ें सोचना, या ये सोचना कि मैं तो गरीब हूँ, वो बहुत अमीर है, मैं कैसे उससे बात कर सकता हूँ, वो तो मुझे भगा देगा। इस टाइप के जो बैरियर्स होते हैं, जो स्टेटस की वजह से जो बैरियर्स ऑकर होते हैं, उनको हम स्टेटस बैरियर्स बोलते हैं। अब है वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि कम्युनिकेशन जो होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो इससे भी बहुत प्रॉब्लम ऑकर होता है। मान लीजिए कि अगर हम आपके स्कूल की बात करें तो आपके प्रिंसिपल सर किसी की बात सुन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि तुमको 20 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, और उन्होंने आप पे अपना ऑर्डर थोप दिया, तो क्या आप 20 घंटे पढ़ सकते हो? ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएगी, इसको हम बोलेंगे वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। क्योंकि आप, हमारे प्रिंसिपल सर आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं कि आप 20 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने बस आपको कह दिया तो करना है, तो इसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब उसके बाद है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कई बार क्या होता है कि कई जगह पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसकी वजह से कि एम्प्लॉय प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं, काम करने में उनको दिक्कत होता है। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम्स ऑकर होती हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस से रिलेटेड बैरियर्स की वजह से आती हैं। अब उसके बाद है फिल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको अपने क्लास में ही मिल जाएगा। सपोज आपने कि अपने किसी फ्रेंड को कोई बात कही, ठीक है, या मान लो आपके और किसी दोस्त के बीच में झगड़ा हो गया, और एक तीसरा था जिसको आपने बताया कि भाई इस वजह से झगड़ा हो गया। अब वो क्या करेगा? वो सामने वाले को और बढ़ा चढ़ा के बताएगा कि अरे भाई तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, ये बोल रहा था, वो बोल रहा था। अब उसको बताया, अब वो वापस से आएगा आपसे पास, तो आपके बीच में जो आग लगी थी वो तो और बढ़ गई, और ज़्यादा झगड़ा हो गया। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम आता है, इसको बोलते हैं फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बैरियर। इसकी वजह से क्या होता है? बहुत प्रॉब्लम होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसमें नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ पर्सन प्लेस इन सोसाइटी, इस तरह की चीज़ें आती हैं। नीड्स एंड फीलिंग्स का मतलब है कि एक इंसान की ज़रूरतें क्या हैं, अगर वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स ऑकर होंगी उन्हें हम सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। फीलिंग ऑफ अ पर्सन, एक आदमी या एक पर्सन क्या सोचता है, क्या उसकी थिंकिंग है, क्या उसका बिहेवियर है, इस तरह की चीज़ों की वजह से, उसके सोचने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अगर कोई गरीब है तो वो अपने आप को गरीब समझेगा, तो वो हमेशा अमीर आदमी के सामने जाने से हिचकिचाएगा। अगर कोई अपने आप को सुपीरियर समझता है, बहुत अमीर समझता है, तो वो गरीब आदमी को अच्छे से नहीं समझेगा, ठीक है। और प्लेस इन सोसाइटी, किसी व्यक्ति का समाज में कैसा प्रभुत्व है, कैसा उसका जगह है, कैसा प्लेस है, लोग कैसे उसको वैल्यू देते हैं या नहीं देते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स बोलते हैं। अब उसके बाद है सिमांटिक बैरियर्स। सिमांटिक बैरियर्स मतलब कि ऐसे बैरियर्स, देखो कई कई जगह पे जो सिम्बॉल्स होते हैं उनका अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे कि वाइट फ्लैग का कहीं पे मीनिंग होता है पीस, और कहीं पे कुछ और मीनिंग होता है, ठीक है। रेड का कहीं पे डेंजर का मीनिंग होता है, और कहीं पे इसका क्या बोलते हैं, गुडविल, या फिर बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, इसको हम सिमांटिक बैरियर्स बोलते हैं। क्योंकि भाई जो हम मानते हैं उसको कोई और कुछ और मानता है। अब जैसे मान लो मेरा ए का मतलब है कि ए मतलब अच्छा मानता हूँ मैं, ठीक है, और ए फॉर अमेरिका वाले एप्पल मानते हैं। तो भाई ए फॉर, अगर मैं अमेरिका जाऊंगा तो वो लोग बोलेंगे कि ए फॉर एप्पल होता है, मैं समझूंगा ए फॉर अच्छा होता है। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएगा, इसको हम सिमेंटिक बैरियर बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवरकमिंग टू द बैरियर्स। बैरियर्स से हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसको बुक से पढ़ लीजिएगा। पहला है चूज़ द राइट मीडियम एंड द राइट टाइम फॉर द इंफॉर्मेशन टू बी सेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट मीडियम और राइट टाइम सेलेक्ट करना बहुत ही कंपलसरी है। क्योंकि सपोज़ मैंने जो उर्दू वाला एग्जांपल दिया था आपको, कि अगर कोई उर्दू नहीं समझता और मैं उसको उर्दू में भेज दूंगा तो वो समझ नहीं पाएगा। उसके अलावा राइट टाइम, अब मान लो कोई 12 बजे रात में सो रहा है, आप 12 बजे रात को उसको कोई मैसेज सेंड करोगे तो क्या उसका कोई मतलब हुआ? वो रिप्लाई करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया है कि राइट मीडियम और राइट टाइम को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। राइट काइंड ऑफ लैंग्वेज और वर्ड शुड बी यूज्ड दैट में हैव द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द रिसीवर। अब फिर से लैंग्वेज वाली बात आ गई, तो राइट काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा पोलाइट वर्ड्स को यूज करना, रेस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एब्यूजिव वर्ड यूज करोगे तो सामने वाला तो ऐसे ही भड़क जाएगा आप पे, तो आपका मैसेज कहाँ इफेक्टिव होगा? नहीं होगा।
फिर कल्चरल बैरियर्स शुड बी अंडरस्टूड केयरफुली एंड अवॉइडेड एज वेल। अब जो कल्चरल बैरियर्स होते हैं, सांस्कृतिक बैरियर्स, किसी के सोशल बिलीव्स की वजह से या रिलीजियस बिलीव्स की वजह से जो बैरियर्स प्रॉब्लम होते हैं उनको अच्छे से समझना चाहिए और बेसिकली कोशिश करना चाहिए कि उन्हें अवॉइड किया जाए। स्पीक लेस लिसन मोर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप कम बोलो और ज़्यादा सुनो, क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा लोगों को समझ पाओगे और उतने अच्छे से कम वर्ड्स में, फ्यू वर्ड्स में अपने आप जो कहना चाहते हो उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। प्रैक्टिस एम्पैथी एंड यू कैन नेवर गो रॉन्ग। आप बार बार प्रैक्टिस करो एम्पैथी की और आपसे गलती नहीं होगी। स्पीक टू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू स्पीक यू, जैसा आप चाहते हो कि लोग आपसे बात करें, रिस्पेक्टफुल या जैसे भी, वैसे ही आपको बाकी लोगों से बात करना चाहिए। ठीक है, आपको सारे लोगों के साथ कर्टसी रखनी चाहिए और एक साइनर्जेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। सकारात्मक एनवायरनमेंट जहाँ की हर कोई एक दूसरे का सपोर्टिव हो, हर कोई एक दूसरे को लेके चलना चाहे। Encourage open communication to encourage subordinates to come forward to discuss related to the goals of the organization। आपको कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन को हमेशा इनकरेज करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपस में मिले, बातचीत करें और उससे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और अच्छे से ग्रो करे। इंश्योर दैट देयर इज़ टू वे कम्युनिकेशन, और हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस ऑर्डर मार दिए और चल दिए। कम्युनिकेशन कैन नेवर बी इफेक्टिव विदाउट द प्रॉपर फीडबैक सिस्टम इन प्लेस। कम्युनिकेशन साइकिल में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि फीडबैक कितना ज़रूरी होता है। तो फीडबैक कम्युनिकेशन में होना ही चाहिए ताकि पता चले कि क्या गलतियां रह गई हैं, किसे सुधारना है, कैसे सुधारना है। और उसके अलावा इन बैरियर्स को ओवरकम करने के अलावा, जब आप इन बैरियर्स को ओवरकम कर लोगे तो आपका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाएगा, और जब आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो जाएगा तो सक्सेसफुल आप ज़रूर होगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब इतना आप पढ़ लीजिए और बुक को सामने रख के पढ़िए और कोशिश करिए कि नोट्स बना लें। अब इसके आगे है स्वॉट एनालिसिस, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।